नमस्कार दोस्तों, पहाड़ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। परसों हमने आपको 2 विज्ञप्तियों के विषय में जानकारियां दी थी और आज शासकीय विद्यालय में 3 और विज्ञप्तियां निकल चुकी है, जिनके विषय में मैं आपको जानकारियां दे रहा हूं कि किस विद्यालय में और किस जनपद में ये विज्ञप्तियां निकली हैं। सर्वप्रथम आप देखेंगे विद्यालय का नाम है कार्यालय प्रबंधक श्रीमती गोविंदी देवी इंटर कॉलेज, बेल पोखरा, नैनीताल। यानी कि नैनीताल जनपद में भी ये 3 विज्ञप्तियां निकली हैं और परसों जो 2 विज्ञप्तियां निकली थी वे भी नैनीताल में निकली थी। तो आज किन किन विषयों की विज्ञप्ति निकली है उनके विषय में आपको थोड़ा जानकारी देता हूं। सबसे पहले देखिए कि प्रवक्ता संस्कृत यानी संस्कृत प्रवक्ता के लिए एक विज्ञापन निकला हुआ है और उसकी जो आरक्षण की श्रेणी है वो है SC यानी अनुसूचित जाति। दूसरी जो विज्ञापन है वो LT सहायक अध्यापक, इसमें 2 विज्ञप्तियां निकली हुई हैं, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। ये जो दोनों ही विज्ञप्तियां हैं ये अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है और जनरल का मतलब आप जानते हैं SC, OBC या EWS वाला कोई भी व्यक्ति उसमें आवेदन कर सकता है। तो परसों हमने आपके सामने जिक्र किया था कि किस प्रकार से और कहां से इन फॉर्मों को लेना पड़ेगा आपको और कैसे कैसे भरे जाएंगे। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कहां से ये फॉर्म आपको मिलेंगे और कैसे कैसे आपने इसमें आवेदन करना है। तो प्रवक्ता LT हिंदी और LT अंग्रेजी, आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो तिथि है, ये विज्ञापन की तिथि जरूर ध्यान रखना आपने, 8/10/2025। तो इसका मतलब है कि 8/10 से लेकर 21 दिन के भीतर आपको ये फॉर्म भरना भी है और भरने के बाद आपको जमा भी करना है। तो कैसे भरे जाएंगे, तो थोड़ा समस्या जो इन फॉर्मों को भरने में आती है। तो जैसे अन्य फॉर्म हमारे होते हैं ऑनलाइन होते हैं आज के समय के अनुसार, लेकिन इन फॉर्म की इनमें जो आवेदन करने की जो परिस्थिति है ये लगभग ऑफलाइन आपकी होगी। तो आपने क्या करना है कि 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर बनाना है। बैंक ड्राफ्ट बनाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा समय भी लगता है और बहुत कठिन होता है। पोस्टल ऑर्डर आपको आसानी से पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पोस्टल ऑर्डर भी आपको हर पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा। जो थोड़ा बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे ये आसानी से उपलब्ध होता है, तो वहाँ से आप प्राप्त करके इसको ले सकते हैं। तो 300 रुपये का आपने क्या करना है, पोस्टल ऑर्डर लेना है। तो हो सकता है कि 300 का न मिले, आपको टुकड़ों में ये पोस्टल ऑर्डर मिले। हो सकता है कि 100 रुपये के 3 मिले, 50 रुपये के 6 मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि आपको 300 का एक ही मिलता तो ठीक है, नहीं तो 100 या 50 के 100 के होंगे तो 3, 50 के होंगे तो 6 लेकर आपने 300 रुपये के पोस्टल ऑर्डर लेना है। और पोस्टल ऑर्डर लेके ही आपने कहाँ जाना है, मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल जनपद। और नैनीताल का जो मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस है वो कहाँ पे है, भीमताल में है। ध्यान रखना है कि नैनीताल का जो मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस है वो कहाँ पे है, भीमताल में है। तो आपने पोस्टल ऑर्डर लेके भीमताल जाना है और उस पोस्टल ऑर्डर को कहाँ देना, आपने वहाँ जमा करना है। जब आप पोस्टल ऑर्डर जमा करेंगे तो उसी के बाद आपको क्या है वो फॉर्म देंगे। अन्यथा ऐसा नहीं कि आप 300 रुपये वहाँ देंगे तो वो फॉर्म देंगे, नहीं, आपको पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट वहाँ पे देना पड़ेगा और उसको देने के बाद ही आपको क्या करेंगे, वो फॉर्म देंगे। तो फॉर्म देने के बाद वो आपको फॉर्म देंगे, आपने उसको जमा किए, पोस्टल ऑर्डर उनको दिया और वो आपको फॉर्म देंगे। तो फॉर्म देने के बाद क्या करना है, आपने उस फॉर्म को अच्छे से पढ़ना है और उसमें जो भी योग्यताएं मांगी होगी, जो भी प्रक्रियाएं मांगी होगी, उसको आपने भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहाँ उसी मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस में क्या करना है, भेजना है, उसको जमा करना है उधर। तो आपका जमा सीधा अगर आप जमा करने जाएंगे तो आपका लिया नहीं जाएगा वो भी, आपने यानी जमा भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही करना है, ये ध्यान रखना है आपको। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी क्या है, इस तिथि से 21 दिन के भीतर आपका फॉर्म वहाँ पे क्या है, पहुँचना चाहिए। तो ये तो यहाँ तक की प्रक्रिया थी। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं कि यदि आपने फॉर्म भरा तो आपका चयन कैसे होगा, ये आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि कैसे आपका चयन होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या है, मेरिट बनती है। तो मेरिट किस प्रकार से बनती है अभी आपको बताएंगे। तो मेरिट बनने के बाद जो
टॉप 7 बच्चे होते हैं उनको, जो मेरिट में टॉप 7 होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। और इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करने के बाद वे क्या करते हैं, उसमें से जो एक होगा उसका चयन किया जाता है। तो आपकी मेरिट किस प्रकार से बनेगी, थोड़ा हम इसके बारे में क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। ठीक है, तो अभी तक इतनी जानकारी हमने प्राप्त कर ली कि किस माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा और कैसे हम इसके लिए आवेदन करेंगे। इसके बाद शासकीय विद्यालय में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारी जो मेरिट है, हमारा जो चयन है किस प्रकार से होगा। तो आपका जो चयन है, सबसे पहले जो जितने लोग वहाँ पे आवेदन करेंगे उसमें से जो 7 सबसे अच्छे अंक लाने वाले व्यक्ति होंगे, जिनके मेरिट सबसे हाई होंगे, ऐसे 7 अभ्यर्थियों को चुना जाएगा और उनको साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद 7 लोगों का साक्षात्कार होगा, उनमें से एक का चयन होगा। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी में आपकी जो मेरिट है, आपकी जो प्रतिशत है वो किस प्रकार से बनेगी, इसका हम थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो जो हम मेरिट में जिक्र कर रहे हैं वही आपकी योग्यताएं भी होगी, ये बात ध्यान रखना आपने। तो 10th का, 12th, स्नातक, ग्रेजुएशन आपका, और बीएड और एमए, स्नातकोत्तर, ये जो क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं हैं, ये प्रवक्ता के लिए मांगी गई है। तो किस प्रकार से इनमें जो गुणांक होगा वो कैसा होगा, 10th का होगा 1, 12th का गुणांक होगा 1, स्नातक और बीएड का गुणांक होगा 2 और एमए का गुणांक होगा 4। ठीक है, इसको आगे और अच्छे से समझाते हैं। अब प्रवक्ता और एलटी में लगभग एक जैसा ही गुणांक बनेगा, एक जगह पे अंतर होगा। अभी हम उसको स्पष्ट करते हैं कि कहाँ पे अंतर होगा। यहाँ पे 10th में गुणांक 1, यहाँ भी 1 था, 12th का गुणांक 1, यहाँ भी 1, स्नातक का 2, बीएड का 2 और आपका टीटी या सीटेट, इसका जो गुणांक होगा 4। अब ध्यान दो, 10th 1, 12th 1 1, स्नातक 2 2, बीएड 2 2। प्रवक्ता के लिए जहाँ पे आपका चयन होगा, एमए का जो गुणांक होगा 4 होगा और एलटी के लिए आपका गुणांक सीटेट का माना जाएगा। सीटेट यानी टीटी का गुणांक 4 माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टीटी यानी सीटेट और टीटी में से किसी एक, जिसमें आपके ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा प्रतिशत है, उसी को भेजना है आपने। ठीक है, तो क्या करना है उसके बाद, देखिए कैसे आप बनेगा। मान लीजिए हम कुछ प्रतिशत लेते हैं, यहाँ पे 60% लिया हमने, यहाँ पे हमने 70 लिया, यहाँ पे हमने 80 लिया, यहाँ पे भी हमने एक में हम थोड़ा 20 का ले लेते हैं 8.5 और यहाँ पे भी हमने 90 ले लेते हैं हम, चलो किसी के लिए 90% है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से मैथ बनेगी, आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब 6 का गुणांक 1 से करना, मैंने कहा 10th का गुणांक 1 होता है, तो 6 को हमने क्या करना है, 1 से इंटू करके, तो 6 एकम 6 हो गया। यदि आपका क्या होगा 65% होगी 10th में, तो आपने करना है पॉइंट को बाद में लेना है, तो 6 एकम 6 और बाद में 0.5 को भी लेना है। ठीक है, 70 है तो 7 एकम 7। यदि आप स्नातक में हैं और आपकी 80% है तो आपका जो गुणांक होगा 2 से जाएगा, तो 8 दूने 16। ठीक है, यदि आपकी 85% है तो जो 0.5 है उसका गुणांक 2 से करना है, तो आप कैलकुलेटर के माध्यम से जोड़ सकते हैं इसको, अपनी प्रतिशत जो भी आपकी होगी। 8.5 इसका गुणांक होगा 8 दूने 16। 8 का गुणांक किया हमने पहले 2 से, 8 दूने 16 और फिर 0.5, 8.5 हो जाएगा ये, इसका गुणांक 2 से होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सॉरी, यहाँ पे जो है 8.5 आपकी जो प्रतिशत है बीच में आ गई, तो 8.5 का यानी 8.5 का जो गुणांक दुगना होगा वो क्या होगा 17 हो जाएगा आपका।
ठीक है, क्योंकि 8 नहीं, अब आपके 8.5 हो गए। आप 8.5 का गुणा 2 से होगा। फिर 9 का हमने 4 से करना है, 9 चको 36, क्योंकि 9 एमए का गुणांक कितना लिया जाएगा, सीधा 4 से लिया जाएगा, तो 9 चको 36। ठीक है, अगर आपको पॉइंट में है तो पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हो। ठीक है, अब इनको जोड़ना है हमने, तो कैसे बनना, आपने 6 का गुणांक था आपका 6 कम 6, फिर 7 का था 7 कम 7, 7 और 6 13, फिर 13, 8 का गुणांक 2 से गया था तो 8 दूने 16, 16 और 13 कितना हुआ 29। फिर आपने जो 8.5 था आपका, 8.5 का जो गुणांक गया 2 से तो 17 बना आपका, 8 दूने 16, और जो उसमें आधा परसेंट है, आधा परसेंट का भी दुगुना हो गया, एक और प्रतिशत आपका निकला, वो आपका 17 हुआ। तो 29 में 17 46, और 46 के साथ आप ये 36 को जोड़ दो, कितना हो रहा है 46 के साथ देखो 56, 66, 76, 82, टोटल आपका जो गुणांक बना वो 82 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आपने यहाँ भी लेना है, यहाँ पे आपने एक एक गुणांक करना हो, लास्ट में dt के 4 करना। मान लीजिए यहाँ भी आपके 70% है, यहाँ आपका 80% है, यहाँ आपके ये 85% है, यहाँ आपका 80% है, और यहाँ आपके 70% है। इनका गुणांक कैसे करेंगे आप, तो 7 का फिर आपने 1 से इंटू करके 7 एकम 7, 80 है तो 80 से 8 लेंगे, 8 एकम 8, और यदि पॉइंट में होगा तो पॉइंट का इंटू भी 1 से करना है, उसको भी जोड़ना है फिर, तो 8 एकम 8। यहाँ पे फिर वो ध्यान रखना है, जिस प्रकार से यहाँ 8.5 था 8.5, तो 8.5 हो गए, तो 8.5 का दुगना कितना होगा 17 हो जाएगा हमारा। फिर 8 का गुणांक 2 से देना है तो 8 दूने 16, और 7 का कितने से करना है 4 से करना है। टीटी के ध्यान रखना, यहाँ एमए के करना था और यहाँ किसका करना है टीटी के, यानी यूटेट के या सीटेट के। यूटेट को हमने शॉर्टकट में टीटी कहा है, तो जो टीटी हमारे भाषा में कहते हैं तो ये यूटेट हो आपका। ठीक है, तो इसका गुणांक कितने से होगा 4 से, तो यदि इसमें 70% है आपकी, ये ध्यान रखना कि सीटेट और यूटेट में जिसमें ज्यादा होगा उसको लेना है। ठीक है, तो 7 चको 28। अब इनको जोड़ दो, 7 का हमने 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 8 का 1 से क्या तो 8 एकम 8, 8 और 7 15, यहाँ 8.5 था तो इसका गुणांक 2 था, तो 2 8.5 का 2 से गुणा करके 17 निकला, 17 और 15 32, फिर 8 का 2 से किया क्योंकि इसका गुणांक B8 का गुणांक भी कितना है 2, तो 8 दूने 16, 32 और 16 48, और फिर 48 के साथ 7 चको 28, 28 को जोड़कर 76। ठीक है, 76 इस प्रकार से आपका मेरिट बनी, यानी आपका जो अगर इस प्रकार से प्रतिशत है तो 76 बन रही है, इस प्रकार से है तो 82। ध्यान रखना है 10th और 12th, तो स्नातक और बीएड दोनों जगह एक जैसा गुणांक है, 10th और 12th का 1-1, स्नातक और बीएड का 2-2। यहाँ जो होगा एमए का गुणांक 4 होगा प्रवक्ता के लिए, और एलटी के लिए एमए का गुणांक कितना होगा, एमए एलटी के लिए एमए का नहीं सॉरी एलटी के लिए यूटेट या सीटेट का गुणांक 4 होगा। तो जो भी आपकी प्रतिशत है उस प्रतिशत को क्या करना है, आपने कैलकुलेटर से अच्छे से जोड़ना है, और उसके बाद जो भी मेरिट बन रही है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो आपकी मेरिट बन रही है उसके अनुसार आप अपना आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी मेरिट बन रही है, कि आपका चयन हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी मेरिट होती है तो वही लोग जल्दी ही यहाँ फॉर्म भर लेते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्म लेने में बड़ी समस्या है और आवेदन करने में बड़ी समस्या है। तो जिनकी मेरिट हाई होती है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी मेरिट बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग, मान लीजिए एक जनपद का व्यक्ति है, दूसरे जनपद में फॉर्म लेने जाने में उसको बड़ी समस्याएं होती है, लेकिन अगर उसकी मेरिट बहुत अच्छी है, उसको पहले से ही पता है कि इस प्रकार से यदि वो अपनी मेरिट निकाल सकता है
और निकालने के बाद उसे यदि अपनी मेरिट का पता लग गया कि मेरी मेरिट तो बहुत अच्छी है, तो निश्चित तौर पे वह आवेदन करने के लिए दूसरे जनपद के किसी भी मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस में जा सकता है, आवेदन करेगा और आवेदन करने के बाद इस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी और बाद में आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 7 लोगों को। और ध्यान रखना है, इंटरव्यू में 7 में से 3 लोगों का पहुंचना वहाँ पे जरूरी होता है। यदि 3 लोगों से कम पहुंचे, 3 लोगों से कम पहुंचे तो आपकी मेरिट कितनी भी हाई है तो भी क्या है, आपका चयन होना मुश्किल है, क्योंकि यदि 3 लोग साक्षात्कार में नहीं पहुंचे तो भी समस्या हो गई। और ध्यान रख सकते हैं, यदि आपकी मेरिट मान लीजिए एक व्यक्ति की मेरिट 82 है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की मेरिट 78 है, जो पहला व्यक्ति है टॉप 7 में उसकी यदि 82 है, दूसरे का अगर 78 है और तीसरे का तो निश्चित तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके बाद 78 से कम ही होगी। इंटरव्यू का भी एक नियम होता है इसमें कि 4 से अधिक देना नहीं होता है, बहुत विशेष परिस्थिति में 4 से अधिक दिया जाता है, लेकिन आपको ये मान के चलना है 4 से अधिक लगभग बहुत कम परिस्थिति में दिया जाता है, वरना 4 से अधिक दिया नहीं जाता है और 2 से कम दिया नहीं जाता है, 2 से कम नहीं दिया जाता है, 4 से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, 2 से कम नहीं दिया जाता है इंटरव्यू में नंबर। यानी यदि आपकी 82 मेरिट बन रही है तो यदि आपको बहुत कम नंबर 2 नंबर भी दिए तो आप कितने पे पहुंचे, 84 पे। और 78 वाले को बहुत अच्छे नंबर भी दे दिए 4 नंबर, तो कितना पहुंचा वो, 78 और 4 82। तो आप 82 से 2 नंबर पाकर भी 84 पे हैं, 78 वाला क्या है 4 नंबर लेकर भी आपको नहीं पकड़ पा रहा है। तो यदि आपकी मेरिट बहुत अच्छी है तो इस प्रकार से मेरिट निकालिए, निकालने के बाद कैलकुलेटर से बहुत अच्छे से जोड़िए, उसके बाद अपना आकलन करें कि आपकी मेरिट किस प्रकार से है, उसके बाद आवेदन करें। और यदि आपने अपनी मेरिट निकाल दी तो आपको आवेदन करने में और आसानी होगी। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, और देखने के बाद आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।